हेलो जी, स्टार्ट करते हैं डैशिंग यूथ का एपिसोड नंबर 20। तो एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नानजुए के वर्षा दानव जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं ये डिंगी से और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था नानजुए घूमने से पहले जो कुछ भी कहा था तुम्हें याद है ना। तो ये कहता है ये डिंगी कि आपने क्या कहा था, किस बारे में, किस पक्षी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वर्षा दानव कहते हैं इसी बारे में कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी सारी लड़ाइयाँ देख सकते हो आखिरी बात छोड़कर। तो यहाँ पे ये डिंगी जो होता है वो कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं चाहता हूँ ऐसा ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आखिरी लड़ाई में भी आपके साथ रहूँ, मतलब आपको देखूँ। वर्षा दानव कहती है कि मूर्ख छात्र, तुम मेरे मूर्ख छात्र हो। तभी हम देखते हैं कि पानी से कोई वहाँ पे आ रहा होता है, मतलब एक नदी में तैरती बांस के उस पर खड़ी होती है और वह आ रही होती है स्त्री और वो बोलती है कि वर्षा दानव यहाँ पे घनघोर बारिश में मैं आप यहाँ पे हैं और मैं आपसे मिलने ही आ रही थी। हम देखते हैं कि ये यांग लिक्सिया होती है जो कि नानजुए की ब्लेड देवता है। यांग लिक्सिया जो होती है वो नानजुए के वर्षा दानव से मिलने के लिए आ रही होती है। हम देखते हैं अगले की सीन में बाइली डोंगजुंग को जो कि बात करता है चुंगसुई से और कहता है कि आपको लोगों को बहुत पहचान है ना, तो पहले आप ये बताइए कि वर्षा दानव जो नानजुए वाले हैं ये डिंगी को साथ में लेकर घूम रहे हैं वो कैसे हैं, क्या वो ये डिंगी को सही मार्ग दिखाएंगे या उसे भटका देंगे। तो यहाँ पे जो चुंगसुई होता है वो बताता है कि दरअसल बात यह है कि जो नानजुए के वर्षा दानव है बचपन में उसका नाम रेन मैनियाक था और नानजुए में घूमते हुए उसने अपने से बहुत सारे शक्तिशाली तलवारबाजों को हरा दिया था, जिसके वजह से वो इतना ज़्यादा उत्तम और अहंकारी पुरुष था जिसके वजह से सभी लोग उससे दूर भागा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी था और बहुत लोगों को धूल चटाता गया। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात ली चांगसेन से हुई और जब उसकी मुलाकात ली चांगसेन से हुई तो ली चांगसेन जो था उससे भी अधिक ज़्यादा उत्तम और अहंकारी था, जिसकी वजह से ली चांगसेन ने उसे हरा दिया। यहाँ पे बाली डोंगजुंग कहता है कि चुंगसुई तुम बस करो, मतलब सारी बातें घूम फिर के ली चांगसेन पे ही आ जाती है, मतलब घूम फिर के तुम अपनी ही तारीफ करने लगते हो। तो चुंगसुई कहता है पागल हो क्या, मैं ली चांगसेन की मिस्टर ली मतलब अपनी मैं थोड़ी ना तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो ली चांगसेन की तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो चुंगसुई हूँ ना। और फिर कहता है कि देखो उस जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी और उत्तम था, लेकिन इस जीवन में बहुत ही ज़्यादा सरल और सुंदर व्यक्ति बनना चाहता हूँ ताकि मैं सुंदर सुंदर महिलाओं की सराहना करूँ, मैं सुंदर सुंदर महिलाओं के बारे में बताऊँगा। इस जीवन में मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सरल और सुशीला पुरुष बनना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ये बताते हैं कि रेन डेमन जो था वो यान लिक्सिया से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो वो बताता है यान लिक्सिया के बारे में क्या, वो कहता है कि यान लिक्सिया वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी महिला है जो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना कि क्या कहा जाए, उसकी खूबसूरती के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जाता, सराहना करने लायक है उसकी खूबसूरती। तभी हम देखते हैं कि यान लिक्सिया वहाँ पे आ जाती है। इन लिक्सिया को देखकर जो चुंगसुई होते हैं वो कहते हैं कि देखो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो इन लिक्सिया कहते हैं कि किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। चुंगसुई बताते हैं कि यान लिक्सिया के बारे में। खैर ये सब छोड़ो, एक काम करते हैं, यहाँ से 5 मील दूरी पर एक जगह है, वहीं पे चल के हम लोग विश्राम करेंगे। इन लिक्सिया और बाली डोंगजुंग कहते हैं कि हाँ फिर ठीक है चलते हैं। आगे की सीन में हम वर्षा दानव को देखते हैं और नानजुए के ब्लेड दानव को देखते हैं, ब्लेड देवता को देखते हैं, यान लिंगसिया को। ये दोनों लोग लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यान लिंगसिया जो होती है ना वो एक बांस पे ही खड़ी हो जाती है और जो वर्षा दानव होते हैं वो एक बांस की बनाए हुए एक चुचड़ी जैसा लगता है उस पर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों लोग लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर से ये अपना तलवार चलाती है, उधर से वो अपना तलवार चलाते हैं, मतलब दोनों लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, वर्षा दानव और ब्लेड देवता। इस आगे की सीन में हम देखते हैं जो बाली डोंगजुंग होता है वो चुंगसुई से कहता है कि बाली डोंगजुंग कहता है कि चुंगसुई आपको क्या लगता है कि जो वर्षा दानव है वो ज़्यादा ताकतवर है या यान लिक्सिया, मतलब यान लिक्सिया और वर्षा दानव में कौन जीतेगा। तो यहाँ पे चुंगसुई कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि उन दोनों में कौन, वैसे देखा जाए तो दोनों की ताकत बराबरी का है, तो दोनों बराबर में आके ड्रा हो जाएगी मैच। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है जो वर्षा दानव है, सब उसे दानव तो कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो वर्षा दानव है ना वो रियल में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर वो खुद के लिए लड़ी हो तो वो तो जीत जाएगी, लेकिन हाँ अगर वो किसी और के लिए ये सब कर रही है तो वो मुझे लगता है कि शायद ड्रा ही कर देगी मैच। तो यहाँ पे जो बाइली डोंगजुंग कहता है कि वो कहता है किसी और के लिए, मतलब क्या ये डिंगी के लिए, तो वो कहते हैं कि हाँ शायद, क्योंकि सबको लगता है कि वर्षा दानव जो है वो एक दानव है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो मतलब देवता से भी बढ़कर है, उसके अंदर मोह माया ना बहुत ज़्यादा अधिक है, मतलब वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है। सीन यहाँ से कट होती है, हमें दिखाया जाता है ब्लेड देवता यानी यान लिक्सिया जो होती है वो पड़ी होती है, मतलब वो हार चुकी होती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं हार मानती हूँ और फिर
कहती है कि लेकिन वर्षा दानव, तुम्हें इतना ज़्यादा अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी जिससे कि तुम मर रहे हो। ये क्या है वर्षा दानव, सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल है, उस टाइटल के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। वर्षा दानव कहते हैं कि देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, लोग जो समझते हैं वो समझे, वो मुझे वर्षा दानव समझते हैं, वो लोग समझते हैं कि मैं इस टाइटल के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ तो उन्हें समझने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद से हम देखते हैं यान लिंक्सिया जो होती है वहाँ से चली जाती है। इसके बाद से वर्षा दानव के पास ये डिंगजी आता है। वर्षा दानव कहती है कि ये डिंगजी, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम मेरे आखिरी बार को देखो, लेकिन चूंकि तुमने आखिरी बार को देख लिया है तो तुम्हें इस चीज़ को सहन करना पड़ेगा कि आज से तुम वर्षा दानव का उत्तराधिकारी हो गया। और मैंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी रखी है, तुम जाना, उस चिट्ठी को पढ़ना और उस स्थान पे चले जाना, वहाँ पे एक पता है, उससे जाकर मिलना। और हाँ, मैंने हर किसी को तो हरा दिया इस यात्रा के दौरान, मैंने 13 वार किए, तुम वो एक एक वार तुम्हारे लिए एक एक सबक है, तुम उन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना। तुम्हारे गुरु होने के नाते मेरा ये करने का फर्ज था, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ ही उस लेटर में जो बूढ़े आदमी हैं उनके पास चले जाना, जो पता मैंने लिखा है वहाँ पे चले जाना। और हाँ, याद रखना, एक व्यक्ति था जिसे मैं आज तक कभी हरा नहीं पाई, तो तुम इतना मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना कि उसके शिष्य को तुम हरा दो, जिससे कि मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरा आखिरी विश्राम स्थल कहाँ है, मतलब मैं अपना दम कहाँ तोड़ने वाली हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। ये डिंगजी, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ गुरु होने के नाते, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और फिर इतना कहकर वर्षा दानव उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये डिंगजी फूट फूट कर रो रहा होता है, गुरु गुरु आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। मालिक बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वर्षा दानव का आखिरी समय आ चुका है। हम बाली डोंगजुंग और चुंगसुई को देखते हैं। चुंगसुई जो होता है वो आकाश की ओर देख रहा होता है, तो बाली डोंगजुंग पूछता है कि गुरु आप किसे देख रहे हो, मतलब चुंगसुई आप किसे देख रहे हो। चुंगसुई कहता है कि मुझे आभास हो रहा है कि मेरा कोई पुराना मित्र जो अब मुझे छोड़कर जा रहा है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं, आगे की सीन में हम चानियो को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवा रहा होता है सिकोंग चांगफेंग को, मतलब सिकोंग चांगफेंग उसके साथ में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। चानियो जो होता है वो कहता है कि मार्शल आर्ट का काफ़ी प्रैक्टिस हो गया और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो चांगफेंग मतलब सिकोंग चांगफेंग उसके पास जाता है, कहता है हाँ कहिए ना। वो कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, मुझे तुमसे ये पूछना है कि जो बैली डोंगजुंग है वो इतने अच्छे महल का मतलब लड़का है बैली डोंगजुंग, और वो उसके पिता इतने अच्छे तलवारबाज हैं, उसकी माँ जो है वो बैन परिवार से हैं जो कि बहुत अच्छा जहर बनाते हैं लोग, मतलब वो इतने बड़े परिवार का है। साथ ही उसके गुरु जो हैं वो टीचर ली हैं। तो तुम ये बताओ तुम्हारा उसके साथ दोस्ती कैसे हो गया, मतलब तुम ऐसे हो जिसका कोई घर पे इंतजार नहीं कर रहा है, मतलब एक अनाथ हो जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसका कोई इतना बड़ा साथी नहीं है, तो तुम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हो, मतलब तुम्हें तो उससे जलन होनी चाहिए। सिकोंग चांगफेंग बोलता है कि सबसे पहली बात, जब मैं बैली डोंगजुंग से मिला तो मैं उसके बारे में नहीं जानता था कि वो किस परिवार से है, कैसा है, क्या नहीं है। और हाँ, जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं ये सोचकर दंग रह गया कि कोई इतने बड़े परिवार का, इतने बड़े खानदान का बेटा ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहता है ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब। तो वो कहते हैं कि मैंने बड़े परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है, वो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा सभ्य होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही अधिक असभ्य होते हैं, मतलब अंदर से उनका दिल बहुत ही ज़्यादा काला और गंदा होता है। लेकिन बैली डोंगजुंग के बारे में ऐसी बात नहीं है, जैसे कि वो बहुत, जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा मुझे एक साथी मिल गया, मैं अकेले चल रहा था दुनिया पे और ये भी अकेले चलने वाला, बस मुझे एक साथी की तरह लगा। लेकिन जब मैंने उसे करीब से जाना तब मैंने पाया कि वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि उसका इतना अच्छा परिवार है, उसके माता पिता इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत बड़े परिवार का बेटा है। लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि बैली डोंगजुंग मेरा दोस्त है, और मतलब मैं इस वजह से मैं उसको अपनी तरह समझता हूँ और मैं खुद को उसकी तरह समझता हूँ। यहाँ पे जो चानियो होता है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा लगा। और सिकोंग चांगफेंग, वैसे तुमने बाहर कुछ बातें सुनी होंगी जो बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो सिकोंग चांगफेंग कहता है कि माफ़ कीजिएगा, ये सब सिर्फ एक अफवाहें हैं, मैं तो इस बात को लेकर सपने में भी सोच नहीं सकता कि मैं आपका शिष्य बनूंगा या आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे। तो वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता है। चानियो कहता है कि कोई और है जो तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता है। सिकोंग चांगफेंग कहता है अच्छा, तो बताते हैं कि हाँ कोई और है जिससे तुम डिजर्व करते हो, वो तुम्हारे गुरु बनेंगे और वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जी जुआन, और जी जुआन आते ही कहते हैं कि चानियो मतलब सीनियर मास्टर, जैसा कि मैंने कहा था मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और उन लोगों को प्रणाम करके जी जुआन वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद से हम सिकोंग चांगफेंग को देखते हैं, वो कहते हैं चानियो से कि चानियो मास्टर मतलब जैसा कि मेरा भी जाने का समय हो ही चुका है तो मैं अभी जाना चाहता हूँ। चानियो कहते हैं लेकिन इतनी जल्दी क्यों। तो वो कहता है कि जब जाना ही है तो जल्दी क्यों ना करे, और वैसे भी मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है और मैं कुछ हुड़दंग मचाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। और उसके बाद से हम देखते हैं कि जो सिकोंग चांगफेंग होता है वो भी प्रणाम करके वहाँ से निकल जाता है। चानियो जो होता है वो कहता है सिकोंग चांगफेंग के जाने के बाद कि मार्शल आर्ट की दुनिया बिल्कुल वैसे ही है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो चंगसुई होता है वो इन लोग और बैली डोंगजुंग को लेकर एक लोहार के यहाँ पे जाता है और कहता है कि लो हम सही जगह
जगह पे पहुंच गए और लुहार से कहता है कि चलो एक अच्छी सी ब्लेड चाहिए। तो वो कहता है कि ब्लेड, तो वो कहता है कि हाँ अच्छी ब्लेड। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है छोटे बच्चे, ये बताओ। तो वो बताता है कि मेरा नाम नांगोंग चुंगसुई है। तो वो कहता है नांगोंग चुंगसुई, तुम्हारा नाम ली नहीं है, मतलब तुम ली के खानदान से हो ना। वो कहता है कि नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें। वो कहता है क्योंकि तुम जाने पहचाने लगते हो, बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो, कहीं तुम उसके छोटे बेटे तो नहीं हो। तो यहाँ पे चंगसुई जो होता है वो कहता है कि क्या आप मिस्टर ली को ऐसा समझते हैं, मिस्टर ली ऐसे अपने बच्चे इधर उधर पैदा करते जाएंगे क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे कोई मतलब आश्चर्य नहीं होगा इस बारे में जानकर कि मिस्टर ली जो था उसका इतने सारे बच्चे हों, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हों, क्योंकि वो प्ले बॉय तो था ही। तो चंगसुई कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आगे की सीन में हम दिखाया जाता है कि ये चार लोग अंदर कमरे में बैठे होते हैं, इन लोगों की बातें हो रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लुहार बैठा है ना, इसका नाम होता है लुओशन, जो कि सैन्य देवता है। वो कहता है कि तो अब अपना नाम बताओ। तो सभी लोग अपना नाम बताते हैं। बाली डोंगन्यू बताता है कि मैं बाली डोंगन्यू हूँ, टीचर ली का शिष्य। जिसके बाद इन लोकशिया बताती है कि मैं इन लोकशिया हूँ, लियू का शिष्य। तो वो कहता है कि अच्छा तुम उसके शिष्य हो, इसीलिए तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। जिसके बाद से सैन लुओ, जब लुओ सैंग होता है वो अपना नाम बताता है और कहता है कि अच्छा तो आज मेरी मुलाकात हो गई दो शिष्यों से, और ये ऐसे लोग जिन्हें अभी मार्शल आर्ट का कोई मतलब ढंग वंग नहीं है। तो यहाँ पे बाली डोंगन्यू कहता है कि क्या बात कर रहे हो आप, हम लोगों को नीचे नजर से कैसे देख सकते हो, क्योंकि हम लोग तो सैन्य मतलब हम लोग तो अभी शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो लुओ सैंग होता है वो कहता है कि बच्चे तुम मुझे उकसा रहे हो, देखो शिक्षा तो मैं भी अभी प्राप्त कर रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझे उकसाना है ना तो 30 साल के बाद वापस आना। और ऐसे उस टेबल पे कुछ ठोकता है जिससे पूरा एकदम भूकंप सा आ जाता है। हम देखते हैं कि इन लोकशिया जो होती है वो तो डर ही जाती है कि अरे बाप रे, इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है। लुओ सैंग कहता है कि देखो उकसाने के लिए ना 30 साल प्रैक्टिस करो तब जाके आना। तो बाली डोंगन्यू कहता है कि आप तो खुद ही मुझे उकसा रहे हो। चंगसुई बताते हैं कि चलो बहुत बहुत हुआ, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये लुओ सैंग है जो कि सैन्य देवता है। सीन कट होता है आगे की सीन में। हम देखते हैं सिकोंग चांगफेंग को, जो कि कुछ दवाइयां यानी जड़ी बूटियां लेकर वहां से निकल आता है। जड़ी बूटियों वाला जो मालिक होता है मतलब दुकानदार, वो उनसे कहता है कि आप अपने सैन बेकाओ को प्रणाम कर दीजिएगा मेरी तरफ से, और ये जो जड़ी बूटियां आप लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से ले जाइएगा। सिकोंग चांगफेंग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये जो है वो येन परिवार को ठीक करने के लिए है और साथ ही मेरे से भी संबंधित है, मतलब मुझे भी ठीक करने के लिए इन सब जड़ी बूटियों का काम लगेगा। और वहां से निकल सिकोंग चांगफेंग जो होता है वो बेहुआ प्लेजर हाउस के बाहर होता है, मतलब वही कोठा, और उसके बाहर वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे फेंग से मिलने के लिए जाना चाहिए, और उसके बारे में पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी मुलाकात हुई थी, फेंग ने उससे क्या क्या कुछ कहा था, मतलब कैसे वो उसे छेड़ रहा था और वो उसे लात मार रही थी वगैरह वगैरह, सारी बातों को याद करता है और फिर सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं, और वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि ये बात फेंग को पता चलती है। उसकी नौकरानी आके बताती है कि सिकोंग चांगफेंग बाहर आए थे लेकिन वो चले गए। वो कहती है कि क्या वो चले गए, आखिरकार हमारी मुलाकात तो इत्तेफाकन हुई थी ना। तभी दूसरी नौकरानी आती है और कहती है सिकोंग चांगफेंग आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि फेंग जो होती है वो खुश हो जाती है और वहीं पे बैठकर अपना बाल वाल झाड़ रही होती है और सिकोंग चांगफेंग उससे मिलने आता है। तो फेंग कहती है कि आपके यहाँ आने मतलब आपके यहाँ कैसे आए, आपको याद आई मेरी। तो वो कहता है कि हाँ दरअसल मैं इस समय तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा एक बार मैं तुमसे मिल लूँ। मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि मैं जल्द तियांकी शहर को छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। फेंग कहती है कि क्या आप तियांकी शहर से जा रहे हैं। वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता विस्ता तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने आप को बीच रही होती है। दरअसल उसके मन में सिकोंग चांगफेंग के लिए फीलिंग तो होती है। सिकोंग चांगफेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है आपके मन में कोई ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता हूँ और मैं तियांकी छोड़कर जा रहा हूँ और मैं जल्द ही यहाँ पे वापस आऊंगा। जब मैं आपकी रक्षा करने के पूरी तरीके से लायक हो जाऊंगा, भाला तकनीकी में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, तो मैं आपके पास आऊंगा आपकी रक्षा करने के लिए। जिसके बाद से वो इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है और फेंग जो होती है उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। सीन यहाँ से कट होता है। हम देखते हैं कि लुओ शेंग जो होता है वो कहता है कि अच्छा तो टीचर ली ने तुम लोगों से क्या काम करने के लिए कहा है। तो चुंगसी कहता है कि उन्होंने कहा है कि बाली डोंगन्यू के लिए तुम एक अच्छी सी तलवार बनाओ। तो यहाँ पे लुओ शेंग कहता है कि मैं उसके लिए तलवार नहीं, मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं तलवार बनाऊं। तो यहाँ पे चुंगसी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, तुम इसे रखो। टीचर ली ने इसे तुम्हें दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। तो वो लेता है और वो जो होता है एक बटरफ्लाई का तमका होता है, मतलब लटकन होता है, वो उस लटकन को लेकर रख लेता है। कहता है कि अच्छा तो वो मेरे लिए उसने ये दिया है। तो चुंगसी कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए एक अच्छी सी तलवार बना दो। तो लुओ शेंग कहता है कि वैसे छोटे बच्चे यानी बाली डोंगन्यू कहता है कि बाली डोंगन्यू तुम्हारे पास पहले से एक तलवार है, हालांकि वो ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ज्यादा हल्की है, लेकिन तुम्हें दूसरी तलवार की जरूरत क्यों है। दूसरी तलवार की जरूरत है इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर ली जो है वो तुम्हें अपनी आखिरी तकनीकी सिखाने के लिए तैयार हो गया। तो बाली डोंगन्यू कहता है कि आखिरी तकनीकी। तो चुंगसी बोल पड़ता है कि हाँ आखिरी तकनीकी यानी दोनों हाथों से तलवार चलाना। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ टीचर ली जो है वो उनकी आखिरी तकनीकी थी, वो दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे, जो कि अजय है और अमर है, वो किसी से हार नहीं सकते इस तलवार तकनीकी की वजह से। तो यहाँ पे बाली डोंगन्यू कहता है कि अच्छा। तो वो कहते हैं कि हाँ तो मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें अपनी आखिरी तकनीकी सिखाने वाले हैं। वैसे छोटे बच्चे तुम्हारे ये जो तलवार है वो बहुत ही ज्यादा दिव्य तो है, लेकिन हाँ बहुत भारी नहीं है। तो मैं अगली तलवार तुम्हारे लिए जो बनाऊंगा ना वो बहुत ही ज्यादा भारी होगा और उसके लिए मुझे 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि मैं एक और तलवार बनाने में बिजी हूँ। तो चुंगसी कहता है इसका मतलब
ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीचर ली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। वो कहता है कि हाँ, टीचर ली से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि वो मुझे ये खाली का बेकार सा लटकन वटकन नहीं देता है, बल्कि वो मुझे पैसे देता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 दिन के लिए मुझे तुम लोग डिस्टर्ब मत करना, 3 दिन के बाद तुम्हारी तलवार तैयार हो जाएगी और तुम्हें मिल जाएगी। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बैलीडोंगनू की तलवार उसे मिल चुकी है और बैलीडोंगनू जो है उस तलवार को भाज रहा होता है, मतलब हाँ वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहा होता है। कहता है कि वाह, ये बहुत अच्छी तलवार है। वैसे इस तलवार का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो तलवार बनाया होता है लुहार, वो बताता है कि देखो, तलवार बनाते ही मैं उससे कोई भी संबंध नहीं रखता, फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसका क्या नाम रखोगे, वैसे भी वो तलवार तो तलवार होती है ना, तो इसका नाम हम क्या रखना। तो यहाँ पे जो चंगसुई होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मजाक उड़ा रहे हो तलवार का नाम रखने वाले को। तो वो कहता है कि हाँ यार, वैसे भी लुओ शेंग कहता है कि तलवार का नाम रखने का क्या ही फायदा, क्योंकि तलवार तो बस काटने के ही काम करता है, लोगों को जान से मारता है वगैरह वगैरह। जिसके बाद से बैलीडोंगनू कहता है कि ये जो तलवार है इस पर मैं धूल नहीं जमने दूंगा, और ये धूल रही तलवार है वगैरह वगैरह नाम। तो यहाँ पे इन लोग जो होती है वो उस तलवार का नाम बताती है, क्यों ना इसका तलवार का नाम लेंगशेंग रख दिया जाए। जिसके बाद से वो कहता है कि हाँ, मैं इस तलवार का नाम यही रखूंगा। जिसके बाद से चंगसुई कहता है कि वैसे बात खत्म करते हैं, टीचर ली ने जैसा कि तुम्हें कहा था 19 कलाओं को सीखने के लिए, तो अब तुमने वो कुछ सीख लिया है, अब तुम्हें उस किताब से कुछ भी सीखने का या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे लिए नई किताब। और वो उसे नई किताब देखते हैं। बैलीडोंगनू कहता है कि ये तो तकनीकी बहुत ही ज़्यादा मामूली है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे घर पे काम करते हैं सैनिक ना, वो लोग भी इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो चंगसुई कहता है कि अरे तुम इस तकनीकी को कम मत आको, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कि इस तकनीकी को सीख कर, तो वो कहता है हाँ हाँ, आप कहानियां मत सुनाओ, मुझे पता है तुम्हारा कोई दोस्त रहा होगा जिसने कि इस तकनीकी को सीख कर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली है। तो यहाँ पे जो होता है, बैठा होता है लुओ शेंग, वो कहता है कि अरे कम मत समझो, चंगसुई जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये जिस दोस्त की बात कर रहा है वो मैं हूँ, मैंने इस तकनीकों को सीख कर प्रसिद्धि हासिल की है। तो बैलीडोंगनू कहता है अच्छा, तो तुम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट हो। वो कहता है हाँ, क्यों, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? तो चलो एक एक हाथ कर लेते हैं। जिसके बाद से हम आगे के सीन में देखते हैं कि बैलीडोंगनू जो है वो बिस्तर पे पड़ा होता है, क्योंकि वो लुओ शेंग से हार चुका है। इन लोग से जो होती है वो बैलीडोंगनू को दवाई पिला रही होती है, और बैलीडोंगनू बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी हालात में होता है। यहाँ पे जो चांगसेंग होते हैं, मतलब चंगसुई होते हैं, वो कहता है कि वैसे अब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो गया है ना। तो जो बैलीडोंगनू होता है वो कहता है कि हाँ टीचर, अब मैं तो आपकी सारी बातें मानूंगा और मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आवाज़ आती है और बैलीडोंगनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका दोस्त ये डिंगजी होता है। वो कहता है कि ये डिंगजी तुम यहाँ पे? वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे अपनी तलवार लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद से वो बताता है कि कल रात को जब वो वहाँ पे आया था इस लुहार से यानी लुओ शेंग से मिलने के लिए, तो उसने कहा था कि मैं यहाँ पे अपनी तलवार लेने के लिए आया हूँ और मैं ये डिंगजी हूँ, मेरे गुरु ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारी तलवार तैयार हो चुकी है, तुम जब चाहो उसे लेकर जा सकते हो। जिसके बाद से चंगसुई जो होते हैं वो उसे अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, कहते हैं कि वैसे तुम्हारे गुरु क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि ना युवक, मतलब ये डिंगजी कहता है कि ना युवक, क्या तुम मेरे गुरु के बारे में जानते हो? वो कहता है कि नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। ये डिंगजी बताता है कि दरअसल बात यह है कि मेरे गुरु हैं वो चले गए। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे बैलीडोंगनू के साथ श्री ली के कहने पर आया हूँ तलवार लेने के लिए। तो ये डिंगजी कहता है क्या बैलीडोंगनू भी यहाँ पे है? तो बताते हैं कि हाँ, बैलीडोंगनू यहीं पे है और उसने कल लुओ शेंग को चैलेंज दे दिया था, और फिर वो इस समय हारा था का मतलब आराम कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है ना। तो ये डिंगजी कहता है ठीक है, फिर कल मैं सुबह उससे मिल लूँगा, और आज सुबह वो उससे मिलने के लिए आया होता है। ये डिंगजी कहता है कि वैसे अब मुझे लगता है कि तुम काफ़ी सुधर गए हो, मतलब बात मानने लगे हो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, और वैसे तुम्हारे तलवार का नाम क्या है? तो वो कहता है कि क्या तलवार का नाम? तो ये डिंगजी पूछता है कि वैसे तुम्हारे तलवार का नाम क्या है? तो बताता है कि मेरे तलवार का नाम क्या है? तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अपने तलवार का नाम चांद रखूंगा, और चमकता हुआ चांद। तो कहता है चमकता चांद, चलो अच्छा नाम है। जिसके बाद ये लोग बातें करते हैं, तो चंगसुई कहता है कि अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। ये डिंगजी कहता है कि टीचर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। ये डिंगजी कहता है कि मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नानजुए में कुछ ऐसे काम है जो मेरे गुरु ने सौंपा है, और मुझे वो सारे काम को पूरा करना है। बैलीडोंगनू कहता है कि चंगसुई हम क्या डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे? तो वो कहता है कि नहीं, डायरेक्ट हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमें ताम्र संप्रदाय जाना है। वो लोग पूछते हैं कि वैसे ताम्र संप्रदाय क्यों? तो वो बताता है चांगसेंग कि मैंने सुना है कि वहाँ पे एक जहर सम्मेलन होने वाला है, बस उसकी जाँच करने के लिए हमें जाना है। जिसके बाद से यहाँ पे जो लुओ शेंग होता है वो आता है, कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अब आगे हम लोगों की मुलाकात इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के कुशल समाचार के बारे में इस छोटे से जगह पे सुन सकूं। जिसके बाद से सीन यहाँ से कट होता है। हम देखते हैं कि बैली के माता पिता जो होते हैं वो बैलीडोंगनू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैलीडोंगनू ऐसा होगा, क्योंकि वो बचपन से इतना ज़्यादा उद्यमी और इतना ज़्यादा मतलब सबको परेशान करने वाला था, परेशानी खड़ी करने वाला। उसके पिताजी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हुआ ना, जब 9वें राजकुमार का लेटर आया तो वो कहता है कि हाँ मुझे विश्वास हुआ कि वो टीचर ली के साथ यात्रा पे निकला है। जिसके बाद से ये लोग बात करते हैं
और वो कहती है कि वैसे वो यात्रा पे निकला है तो क्या वो यहाँ किंगडोंग शहर होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो किंगडोंग शहर से गुजरेगा, क्योंकि टीचर ली जो है वो हमेशा प्लेग जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। मतलब यहाँ पे आना, मार्क्विस से मिलना, यहाँ के राजा से मिलना उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आएंगे शायद। और उसके बाद से वो कहते हैं कि वैसे देखो तुम्हारा बालक बहुत ही ज़्यादा उद्यमी तो था, लेकिन टीचर ली का अनुसरण करने के बाद, मतलब टीचर ली के अनुसरण में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा सुधर गया, और मुझे तुम्हारे बेटे में पूरा विश्वास है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें अपने बेटे का चिंता तो है, थोड़ा सा उससे मिलना चाहती हो, उसकी याद आ रही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही समय है जब वो अपने आकांक्षाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाए और जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़े, और जितना ही आगे बढ़ेगा तो हमारा ही तो नाम ऊँचा होगा ना। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या आप अपने बेटे को याद नहीं करते। वो कहता है नहीं नहीं, मैं क्यों याद करूँगा उस बेकार से बच्चे को, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, वो मेरी बात थोड़ी ना मानता था। तो इसके बाद से वो कहते हैं कि वैसे अगर तुम्हें याद आती है तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, अब मेरे भाई को इसमें मत फंसाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना वो वेन परिवार का होने वाला मुखिया है, तो इससे उन सबका क्या लेना देना, उसे मत फंसाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिसके वजह से हम मतलब चाचा वेंग को देखते हैं। चाचा वेंग जो होते हैं वो अपने चेहरे पे कुछ मास्क वास्क लगाए सोए होते हैं, तो उनके भाई कहते हैं कि वैसे पिताजी ने तुम्हें जाने को कहा है ताम संप्रदाय। तो वो कहता है ताम संप्रदाय वहाँ पे क्यों, वैसे मुझे घर पे जाके हमेशा जहर बनाना पड़ता है, वैसे हमारे पास इतने सारे जहर हैं कि मैं चाहूँ तो यहाँ के मतलब किंगडोंग शहर के आधे से ज़्यादा लोगों को जहर दे दूँ, लेकिन फिर भी बार बार मुझे जहर बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि वैसे ताम्र संप्रदाय में जो है ना जहर का मतलब वो सम्मेलन होने वाला है। वो कहता है कि जहर का सम्मेलन पिताजी ने कहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ पिताजी ने कहा है वहाँ पे जाने के लिए। वैसे देखो हमें वहाँ पे जाकर भाग लेने की आवश्यकता तो नहीं है, वैसे हमेशा से हम ही लोग सर्वश्रेष्ठ रहे हैं जहर बनाने में, लेकिन वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि उन लोगों के पास वो इतना अच्छा सर्वोपरि जहर है, मतलब वो नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो हमें वहाँ पे जाकर उन लोगों के कंपटीशन में भाग तो नहीं लेना है, लेकिन हाँ जो कोई भी जीतेगा बस हम लोग उसे जहर से मार देंगे। तो वो कहता है कि अच्छा पिताजी ने ऐसा कहा है, ठीक है। वैसे जाना कब है? तो वो कहता है कि कल। तो वो कहता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया हो गया, मैं तो हमेशा से ताम्र संप्रदाय में एक लिंगटोंग है, मैं चाहता था उसे मैं जहर दे दूँ। तो बताओ कब जाना है? तो वो कहते हैं कल। लेकिन हम देखते हैं कि चाचा वेंग जो होते हैं तुरंत आज ही भाग जाते हैं। वो कहते हैं अरे मैंने कल कहा था, लेकिन वहाँ चाचा वेंग तो होते नहीं, वो तो निकल गए होते हैं। आगे शिकोंग चांगफेंग को देखते हैं जो कि जा रहा होता है, तो कबूतर आता है और उसे एक लेटर मिलता है। वो कबूतर से लेटर लेता है और कबूतर को उड़ा देता है। लेटर में पढ़ता है, लिखा होता है शिकोंग चांगफेंग मैं तांग संप्रदाय जा रहा हूँ, तो हम लोग वहीं मिलते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं आगे बाली डोंगलिंग जो होते हैं, ये डिंगजी, इन लोक्शिया और साथ ही चुंगसुई, ये चारों लोग जा रहे होते हैं तांग संप्रदाय के लिए। तो यहाँ पे बाली डोंग कहता है कि वैसे देखा जाए वो जो लुहार है लुओ सेंग, वो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा कठोर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति है। देखो उसने मुझे एक शराब भी दी है। तो यहाँ पे जो चुंगसुई होता है वो कहता है कि शराब कैसा स्वाद है उसका। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम तो है, लेकिन कठोर है, अंदर से मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि वो नरमी और कठोरता से कैसे रहता है। तो यहाँ पे चुंगसुई जो होता है वो बताते हैं कि वो है तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति, लेकिन बस वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो जंगल वाली लड़की के साथ आसानी से नहीं रह पाया उसके साथ। तो वो कहते हैं कि जंगल वाली लड़की, तो यहाँ पे इन लोग से कहती है अच्छा तो आप उस पेंडेंट की बात कर रहे हैं, पेंडेंट के जो मालिक हैं वो। तो वो कहती है कि हाँ पेंडेंट की जो मालिक थी वो जंगल वाली लड़की थी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उसके सामने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया। और उसकी एक लड़की भी थी जो कि 25 साल की थी, वो ली जिनियो ये अच्छी तरीके से जानता है बाली डोंगलिंग। तो वो कहता है ली जिनियो वही ना जो मेरे दूसरे सीनियर हैं उनकी जो सास है। तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि अरे लेकिन वो तो बूढ़ी हो गई है ना। वो कहता है कि नहीं वो बूढ़ी नहीं हुई है, वो हमेशा वैसे ही रहेंगी ली जिनियो। उनकी एक बेटी हुई थी जो कि अभी मर चुकी है, क्योंकि वो 25 वर्ष की थी, 25 वर्ष की उम्र में ही मर चुकी। तो वो कहता है कि हाँ तब तो वो लड़की हुई। तो वो कहता है कि हाँ उसकी यही कहानी है लुओ शेंग का, जो उसे लगता है कि जो ली जिनियो थी उसकी मृत्यु जो है ना उसी की वजह से हुई है, इसीलिए लुओ शेंग ने कसम खा ली कि वो कभी भी मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम नहीं रखेगा और खुद को ऐसे बांध लेगा। तो वो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हाँ इसीलिए वो खुद को यहाँ पे कैद करके रखता है मानसिक रूप से, ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल। नागोंग चंगसुई जो होता है उसे फिर एक मौका मिलता है और फिर वो अपनी तारीफ करने लगता है। कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैं यानी चंगसुई में इतना युवा हूँ, वो बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब ना मैं जी सकता हूँ ना मैं मर सकता हूँ, मतलब मौत और जिंदगी के बीच में मैं यहाँ पे झूल रहा हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूँ वगैरह वगैरह, अपनी बहुत सारी तारीफें करने लगता है। यहाँ पे पहले डोनून कहते हैं कि हाँ बहुत हुआ, वैसे आप अपने आप में बहुत कुछ है और बहुत सारी बातें करते हैं। आगे की सीन में हम चाचा वेंग को देखते हैं जिनके भाई जो होते हैं वो घोड़ा गाड़ी से लेकर उन्हें जा रहे होते हैं धीरे धीरे। तो चाचा वेंग कहते हैं कि अरे भाई थोड़ा सा तेज चला लो। वो कहता है कि नहीं भाई हम तेज नहीं जा सकते, और आपको पता है ना कि अगर हम तेज गए तो ताम संप्रदाय के लोग अगर हम पहले पहुंच गए तो वो लोग थोड़ा सा मतलब वो हो जाएंगे, क्या हो चुका है, सतर्क हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे लोग वहाँ पे पहुंचते हैं दूसरे संप्रदाय वालों, तो वो लोग उनका स्वागत करते हैं और हम लोगों के जाने पर सतर्क हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा धीरे भी चले तो कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है धीरे तो चलो, लेकिन इतना हचकाओ मत क्योंकि मैं शराब पी रहा हूँ। हम देखते हैं कि बाहर इनका नौकर आता है तो वो गाड़ी रोक देते हैं। चाचा वेंग कहते हैं कि अब क्या हुआ? तो वो बताता है कि बारह नौकर आया हुआ। तो उनका नौकर जो होता है वो बताता है कि मैंने बाली डोंगलिंग को ढूंढ लिया है और वो भी शायद तांग संप्रदाय की ओर ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ टीचर ली नहीं है, 2 और युवक है जो
कि जवान है और एक युवा महिला भी है। तो वो कहते हैं कि क्या युवा महिला? तो वो आदमी जो होता है, उनका जो भाई होता है चाचा वेंका, वो बताता है कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बाली डोंगरिंग वहाँ पे पहुंचे तो तांग संप्रदाय के लोग उनसे किडनैप ना कर ले, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा, और वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। उसके जो भाई होते हैं उसे अभी कुछ बताते इससे पहले वो देखते हैं कि उनका भाई उड़ के चला गया, और उनके भाई जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि मुझे बाली डोंगरिंग को बचाना भी है, और हाँ, तुम अपने गाड़ी को धीरे धीरे आराम से लाओ और सफर का एंजॉय आगे हम देखते हैं कि ये डिंगजी जो होता है वो कहता है कि वैसे नांगोंग आप हैं कौन? तो वो कहते हैं कि तुम मुझे ली चांगसम मतलब टीचर ली का पुनर्जन्म मान सकते हो। वो कहता है कि पुनर्जन्म, वैसे मुझे नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर पुनर्जन्म होगा तो वो डायरेक्ट जवान व्यक्ति से तो नहीं होगा, छोटा व्यक्ति होगा। बाली डोंगरिंग बताता है कि ये टीचर ली ही है। तो वो कहता है क्या टीचर ली? ये लोग देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, मतलब जो ये डिंगजी होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं टीचर ली हूँ। वैसे जब आप परीक्षा देने के लिए आए थे अकेडमी में, तब मैंने सोचा था कि मैं आपको अपना शिष्य बनाऊंगा, तो अगर आप चाहें तो मेरे शिष्य बन सकते हैं। तो ये डिंगजी कहता है कि मैं अकेडमी में परीक्षा देने के लिए इसलिए आया था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मेरे गुरु को जिस व्यक्ति ने हराया वो कैसा दिखता है। बस मैं वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा समझने के लिए आया था, मैं आपका शिष्य बनने का कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे टीचर ली यानी कि नांगोंग कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो आपके गुरु जो है ना, वो मेरे से भी ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा संपूर्ण व्यक्ति। टीचर ली कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, जिसके बाद से ये डिंगजी कुछ सोच रहा होता है, और बाली डोंगरिंग कहता है कि मेरे मन में एक बात आई है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बताओ क्या? तो वो कहता है कि मेरे मन में ये बात आई है कि मार्शल आर्ट की दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से लोग कहानियों में आगे बढ़ाते रहते हैं, ये कहानी और ज़्यादा आगे बढ़ती रहती है। और ये बात कर रहा होता है, मतलब अपने जो बातें बता रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है सबके बारे में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, तुम लोग भूल ना जाओ, इसीलिए याद दिला देती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करना तो भूलना ही मत। ओके बाय, टेक केयर।